गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एसएस में चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर का हमारा जो नाम है वो है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति तथा वन्य जीव संसाधन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे भूमि को। भूमि क्या है या ये प्राकृतिक संसाधन कैसे है। आप सब जानते होंगे कि जो हमारी धरातल है इसको क्या बोला जाता है, भूमि बोला जाता है। जो इसकी ऊपरी परत होती है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर देखा जाए तो परिभाषा में भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन या साधन है। इसका प्रयोग, अब हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसका प्रयोग कृषि करने के लिए करते हैं, पशुचारण करने के लिए करते हैं, हम पशुओं को चराते हैं। इसके बाद में हम निवास स्थान बनाते हैं, हमारे घर हो गया। इसके बाद में खनन क्या होता है, धरातल से जैसे कोयला, लोहा, अयस्क आदि निकालना खनन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में अगर देखें तो यातायात और उद्योग। यातायात की सुविधा है वो हम क्या करते हैं, भूमि पर ही करते हैं। इसके बाद में उद्योग है वो भी हम धरातल पर ही लगाते हैं। उद्योग के विकास के लिए किया जाता है। यानी जो भूमि एक संसाधन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पर मानव के सारे क्रियाकलाप है वो संपन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्या है, मृदा या मिट्टी। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मिट्टी की परिभाषा क्या है। तो जानेंगे धरातल की ऊपरी परत मृदा कहलाती है। यानी जो हमारी धरातल है उसकी सबसे ऊपरी जो परत है वो क्या कहलाएगी, मृदा कहलाएगी। ठीक है। तो इसकी जो मिट्टी की जो परिभाषा है वो है धरातल की सबसे ऊपरी परत, या फिर हम कह सकते हैं पतली परत। यानी गहराई में नहीं जाना है, कुछ हमें नीचे तक ही ये हमारी ये जो मिट्टी कहलाएगी। इसके बाद में मृदा सेल व कणों का मिश्रण होती है। मृदा सेल व कणों का मिश्रण होती है व इसमें जैव पदार्थों का भी मिश्रण पाया जाता है। हमने संसाधन वर्गीकरण में किया था जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन में हमने क्या देखा था, जो जीवित है। अजैव में हमने क्या देखा था, जो निर्जीव है। तो इसमें क्या है, मिट्टी में अजैव पदार्थों का मिश्रण भी पाया जाता है। कोई जीव जंतु है अगर वो मर जाता है तो वो क्या होगा, उसकी जो हड्डियाँ हैं, उसकी जो बॉडी है वो क्या है, मृदा या मिट्टी में मिल जाएगी।
तो इसलिए इसमें जैव संसाधन के भी अंश पाए जाते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 3। 3 में क्या है? जल। जल संसाधन। जल एक बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। अगर जल है तो कल है, आपने कहावत सुनी होगी। तो जल एक संसाधन है, ये हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। तो इसलिए जल यह मनुष्य के लिए यह मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे घरेलू कार्यों, कृषि व उद्योग धंधों में उपयोग किया जाता है। क्या है? जल। जल एक बहुमूल्य संसाधन है। मानव के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल से घरेलू कार्य, हम जल को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं आपको पता ही है। उसके बाद में कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। फिर देखें तो उद्योग धंधों में हम प्रयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार जल एक बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 पर देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति। यानी जो पेड़ पौधे हैं वो मानव अपने आर्थिक लाभ के लिए भी उनको उगाता है या लगाता है। और कुछ पेड़ पौधे इस प्रकार के होते हैं जो प्रकृति के द्वारा अपने आप उग जाते हैं। तो हमें प्राकृतिक वनस्पति है, इसमें हम लिखेंगे इस प्रकार के पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं और मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जंगल, जड़ी बूटी आदि, ये क्या है? प्राकृतिक वनस्पति में आते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या है? वन्य जीवन। वन्य जीवन में क्या करेंगे? वन्य जीवन या साधन। वन्य जीवन क्या होता है? जो जंगलों में जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें वन्य जीवन कहा जाता है। अगर देखा जाए तो वन्य जो जीवन है वो मानव के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैव विविधता की दृष्टि से देखा जाए तो वन्य जीवन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी हमें सुरक्षा भी करनी चाहिए। चलो देखते हैं। वन अत्यंत वन्य जीव संसाधन मानव के लिए एक उपहार के रूप में कार्य करते हैं। अगर देखा जाए तो वन्य जीव जंतु मानव
कि आर्थिक दृष्टि के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे हिरण हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया। ठीक है, तो हम इन जीव जंतुओं को उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये हमारी जैव विविधता को बनाए रखने में भी हमारी सहायता करते हैं। तो इसलिए जो वन्य जीवन या वन्य जीव संसाधन है वो मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इससे आगे हमारा प्रश्न बनता है अपक्षय किसे कहते हैं। चलो समझते हैं। अपक्षय का अर्थ है तापमान में परिवर्तन व तुषार क्रिया द्वारा पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा मनुष्य द्वारा अनावृत सेलों का क्षय। अब देखते हैं, आपको समझाता हूँ मैं। मान लीजिए ये हमारी पर्वतीय क्षेत्र है कोई, ठीक है, और ये हमारे पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता है, तापमान क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, तापमान में परिवर्तन होता है। तुषार क्या होता है, यानी आप समझो आर्द्रता वाली जलवायु या नमी, ठीक है, या धुंध, जिसके कारण क्या होता है, चट्टान में दरार आती है, तापमान ऑटोमेटिक बढ़ता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, ठंडे क्षेत्र होते हैं, यहाँ तापमान बढ़ता है तो क्या है, चट्टान में दरार आती है और चट्टान का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे यहाँ गिर जाता है। जो ये नीचे गिरना है ना, ये अपक्षय कहलाता है। नीचे यहाँ पर गिरना क्या कहलाता है, अपक्षय। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ अपक्षय के बाद में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से पानी आया, पानी क्या करेगा, यहाँ गिरेगा और इस मलबे को क्या करेगा, अपने साथ में लेके जाएगा। जब इस मलबे को अपने साथ में लेके जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, अपर्दन। ठीक है, जब ये मलबा आगे जाता है, आगे बढ़ता है, तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, उसके बाद में यहाँ ये रह गया, इससे आगे नहीं जा पाएगा, यानी समुद्र की तले में या नदी के तले में ये जमाव हो जाएगा, या झील है, तालाब है, वहाँ ये जमाव हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, निक्षेपण। निक्षेपण क्या बोलेंगे, निक्षेपण। ठीक है, तो ये तीन क्रियाएं होती है और ये तीनों क्रियाएं किनके द्वारा संपन्न होती है, एक तो होती है जल के द्वारा, एक होती है हवा के द्वारा। अब ये दो ही माध्यम है जिसके द्वारा अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण क्रियाएं हैं जो संपन्न होती है। तो अब हमारा अपक्षय हमने यहाँ कर लिया। अब इसके बाद में देखें तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा ये बनेगा, अपर्दन किसे कहते हैं, अपर्दन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, आपको बताया है, जब जल या हवा द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना अपर्दन कहलाता है। ठीक है, अब हमारा जो प्रश्न नंबर 8 है वो देखेंगे, क्या है, निक्षेपण। अब यह अपर्दन होता क्यों है,
क्योंकि हवा की गति है वो तेज़ है, ठीक है, और जल का बहाव क्या है, तेज़ है। तो क्या होगा, नदियाँ अपने किनारों को काटेगी और अपने साथ आगे अगले स्थान पर ले जाएगी। अब जब तक अपने साथ में इस मिट्टी को बहाती रहेगी, जब तक नदी के जल की गति है वो धीमी ना हो जाए। उसके बाद में जैसे ही जल की गति धीमी होती है तो वो मिट्टी के कंकड़ पत्थर जितना भी मलबा होता है वो जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, नदी के तली में। इसी प्रकार हवा के साथ होता है। अब देखते हैं निक्षेपण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। आंसर हमारा है जल व हवा के द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी का निक्षेपण करती है तो निक्षेपण कहा जाता है। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जल व हवा के द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी को जब छोड़ती है तो निक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर रहेगा जल व हवा के द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी को जब छोड़ती है तो निक्षेपण कहा जाता है।